Hello everyone, welcome to the online portal of chemistry of Sri Mahavir International School, Rainwal, Jaipur. Myself Rakesh Yadav, your PGT chemistry. In the last video, that is part 3, we have discussed about the general properties of ionic bond and ionic compounds. बच्चों, लास्ट थर्ड वीडियो में हमने आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड के लिए जनरल प्रॉपर्टीज़ या जो सामान्य अभिलक्षण हैं उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम रासायनिक बंध में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, हम उसमें आज बात करने वाले हैं कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी या विलेयता को कौन कौन से कारक या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये जो ट्यूटोरियल आप लोग देख रहे हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए ध्यान से अपने नोट्स बनाते चलें। तो हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। हेडिंग डालेंगे आप लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of ionic compounds। आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कारक हैं जो हमारे आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है हमारे पास में वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, ठीक है। हम सब ये जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को बनने के लिए सॉल्वेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो कि हमारा एक्सेस में होता है, और दूसरा कंपोनेंट हमारा लीस्ट कंपोनेंट होता है जो कि हमारा सॉल्यूट होता है। जब एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तब हमारा एक सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। जैसे कि आपने एक ग्लास पानी का लिया और उस पानी के अंदर आपने एक स्पून नमक की उसमें मिला दी, तो नमक का पानी में क्या बन जाएगा, विलियन या सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आपने देखा कि पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्ट और NaCl। तो NaCl जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे सॉल्ट है यानी सॉल्यूट है, और जो पानी है वो हमारा सॉल्वेंट या विलायक होगा। दोनों को जब मिलाया जाएगा तो हम क्या बना लेंगे, वहाँ पे एक नमक का पानी में विलियन या सॉल्यूशन बना लेंगे। तो जो हमारा पानी या जो विलायक है या सॉल्वेंट है उसकी प्रकृति कैसे होनी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट जो है या जो हमारा विलायक है उस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको हिंदी में कहा जाता है परावैद्युतांक, ठीक है। तो परावैद्युतांक की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट शुड बी हाई। जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो अपने सॉल्यूट को अपने अंदर उतनी ही तीव्रता से या फास्टली अपने में डिसॉल्व कर लेगा। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो हम लोग ध्यान रखेंगे, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी हाई। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें, एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर। आपका मैक्सिमम जो सॉल्यूशन बनते हैं उसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट के लिए लिया जाता है, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट उसको कहा जाता है क्योंकि लगभग हम सभी चीज़ों को इसमें घोल सकते हैं। तो वाटर के लिए एप्सिलॉन जीरो इज़ द सिंबल फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसके लिए जो वैल्यू होती है वो मानी गई है 80। इसी प्रकार से जो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको भी हम लोग सॉल्वेंट के फॉर्म में लेते हैं। इसके लिए एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू है वो 91 मानी गई है। सिमिलरली यदि हम डाई एथिल ईथर की बात करें, डाई एथिल ईथर की बात करें तो यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू है वो पानी से ज़्यादा है, लगभग 100 के समथिंग जो है वो हम इसके वैल्यू मानते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान रखेंगे यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट है वो किसको माना जाता है, पानी को माना जाता है।
तो डाई इथिल ईथर जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो होते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, जैसे कि अल्कोहल है, जैसे कि बेंजीन वगैरह है। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनको पानी में डिज़ोल्व नहीं किया जाता ड्यू टू लीस्ट पोलर नेचर। उनका पोलर नेचर कैसा होता है, कम होता है, इसलिए उनको किसी दूसरे इंस्टेड ऑफ वाटर, तो वाटर के अलावा जो है हम उसको घोलने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ उन सब्सटेंस को घोलने के लिए हम किसका यूज़ लेते हैं, डाई एथिल ईथर को, जिसके अंदर ये इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। तो आप ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमारा जो सब्सटेंस है वो उसके अंदर उतना ही फास्टली डिज़ोल्व हो जाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ क्लियर होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे पास सेकंड जो फैक्टर आता है वो है हमारे पास में आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस या इसी को हम कहते हैं आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या या आयनिक रेडियस जो है ये भी हमारे सब्सटेंस को घोलने के लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास में दो एनर्जी वैल्यू थी किसी भी आयनिक सब्सटेंस को घोलने के लिए। वन इज़ नोन एज लैटिस एनर्जी एंड अनदर वन इज़ नोन एज सॉल्वेशन एनर्जी। तो बोथ लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी यानी कि जालक ऊर्जा और जो विलयक ऊर्जा है ये हमारी आयनिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी कि हमारी आयनिक रेडियस अगर ज़्यादा हो जाएगी तो लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इनका कम होना जो है वो हमारी सॉल्युबिलिटी को भी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, इफ़ रेडियस ऑफ केटायन और एनायन, ठीक है, तो धनायन और जो हमारे पास में ऋणायन है, तो इस ऋणायन की जो रेडियस है वो अगर ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा हो जाने से हमारी जो लैटिस एनर्जी एंड जो सॉल्वेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके कम हो जाने से हमारी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी दोनों कम होती है, बट जो लैटिस सॉल्वेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा कम होती है किसके कंपैरिजन में, लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन में। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वाटर में अगर हम डिसोल्यूशन की बात करें तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो बेरियम सल्फेट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि हम जानते हैं मैग्नीशियम और बेरियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, इसका जो एनायनिक पार्ट है वो कॉमन है, लेकिन हम केटायन की बात करेंगे तो मैग्नीशियम और बेरियम। तो जब आप ग्रुप में जाते हैं, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम, तो मैग्नीशियम के कंपैरिजन में बेरियम की रेडियस क्या हो गई, ज़्यादा। देखिए आप ज़रा ध्यान से, तो बेरियम की रेडियस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इस वजह से उसकी लैटिस एनर्जी और जो सॉल्वेशन एनर्जी वो क्या हो गई, कम, इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई। तो हम इसको देख सकते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि सपोज लिथियम आयोडाइड है और एक हमारे पास आता है सीजियम आयोडाइड। तो लिथियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड में से कौन ज़्यादा सोल्यूबल है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि लिथियम आयोडाइड जो है वो ज़्यादा विलय होगा पानी में एज़ कम्पेयर टू सीजियम आयोडाइड। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर लग जाएगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, एक हमारे पास कंपोनेंट लिथियम है और एक हमारे पास कंपोनेंट सीजियम है। तो सीजियम की आयनिक रेडियस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ज़्यादा होने से उसकी वही एनर्जी, लैटिस एनर्जी और जो सॉल्वेशन एनर्जी कम हो गई, तो सॉल्युबिलिटी भी इसकी क्या हो गई, कम हो गई। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद में हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड जो फैक्टर है जो हमारी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा वो है हमारा आयनिक आवेश या आयनिक चार्ज। हम जानते हैं हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास केटायन है और दूसरा हमारे पास क्या है, एनायन। एक धनायन है और एक ऋणायन है। अब हम देखते हैं कि इनके ऊपर अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो उससे हमारी सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं केटायन की। ठीक है, अगर हमारे पास जो केटायन है, ठीक है, अगर केटायन पर जो चार्ज है
सपोज +1 +2 +3, तो कैटायनिक चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो कैटायनिक चार्ज बढ़ने से उसका जो साइज है वो साइज क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। तो साइज कम हो जाने से इसकी जो पावर टू पोलराइज एनायन, तो एनायन को ध्रुवित करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। बढ़ जाने से उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट नेचर यानी सहसंयोजक जो लक्षण है वो क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। और कोवेलेंट नेचर या सहसंयोजक लक्षण जब बढ़ जाता है तो उसके अंदर ध्रुवीयता जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाने से उसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो हो जाएगी कम। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे सॉल्युबिलिटी को क्या कर देगा, ये वहाँ पे कम कर देगा। इसी प्रकार से अगर हमारे पास में एनायन को मैं R नेगेटिव से लिख रहा हूँ, तो एनायन की जो चार्ज है, एनायन का अगर चार्ज बढ़ जाए तो चार्ज बढ़ने से उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो साइज बढ़ जाने से उसकी जो पोलराइजिबिलिटी है, पोलराइजिबिलिटी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इस वजह से उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट नेचर जो है वो बढ़ जाएगा और ये भी उसकी सोल्यूबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, ये भी उसकी सोल्यूबिलिटी को कम कर देगा। तो इन दोनों ही चीज़ों से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या इसका रिजल्ट निकला। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी होने के लिए आपको जो केटायन है, ठीक है, केटायन में इसको R+ से लिख रहा हूँ, तो केटायन का साइज जो है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा। ठीक है, तो और ये बड़ा कब होगा, जब इस पे चार्ज क्या हो, कम। ठीक है ना, तो केटायन की जो साइज है वो बड़ी होनी चाहिए, यानी जो एनायन है उसकी साइज होनी चाहिए छोटी। उसकी छोटी हो जाने से हमारा जो कोवेलेंट नेचर है, कोवेलेंट नेचर जो है वो कम हो जाएगा, यानी आयोनिक नेचर जो है वो इसका बढ़ जाएगा। इस वजह से उसकी कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारा कैटायन कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और जो एनायन है वो कैसा होना चाहिए, छोटा। उस वजह से उसका आयनिक नेचर बढ़ेगा, और आयनिक नेचर बढ़ेगा तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, हम इसके अब कुछ एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में ये एग्जाम्पल है, सपोज लिथियम फ्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने मैग्नीशियम फ्लोराइड। तीसरा एग्जाम्पल लिया हमने MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और चौथा एग्जाम्पल लिया हमने Al2O3। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब हम ग्रुप में चलते हैं लिथियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये हम पीरियड में जा रहे हैं, तो साइज क्या कर रहा है, ये कम। यानी साइज सबसे बड़ी किसकी है, लिथियम की। तो लिथियम की साइज बड़ी है या एनाइन फ्लोराइड है। ठीक है, फ्लोराइड की साइज O-2 से कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई चार्ज पे नेगेटिव चार्ज है और सपोज इसी प्रकार से O-2 है, तो जितना चार्ज उस पर बढ़ता जाएगा तो उसकी साइज उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ ऑक्सीजन की साइज जो होती है वो बड़ी होती है, जबकि हम क्या चाह रहे हैं, नेगेटिव जो पार्ट है उसकी साइज कैसी हो, छोटी। तो छोटी साइज कहाँ पर है, फ्लोरीन की है। इसी प्रकार से कैटायन की साइज बड़ी कहाँ पर है, लिथियम इज बिगर देन मैग्नीशियम। तो हम ये कह सकते हैं कि लिथियम फ्लोराइड की सोल्यूबिलिटी मैग्नीशियम फ्लोराइड से ज़्यादा है, और मैग्नीशियम फ्लोराइड की सोल्यूबिलिटी मैग्नीशियम ऑक्साइड ज़्यादा हुई, और इसी प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड की भी। तो ये हमारे पास में सोल्यूबिलिटी का क्या आ गया, यहाँ पर ऑर्डर आ गया। तो हमारे पास 3 फैक्टर हो गए यहाँ पे आयनिक चार्ज। अब हम चलते हैं इसके अगले वाले लेवल पर, जहाँ हम इसके चौथे फैक्टर की बात करने वाले हैं। इसका जो चौथा फैक्टर है, हम सब लोग ध्यान रखेंगे, जो इसका फोर्थ फैक्टर है वो है हमारे पास में पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, तो पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन का मतलब ये है कि हमारा जो एनायन है उसकी साइज कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जब जाके हमारी सोल्यूबिलिटी को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। ठीक है, और पोलराइजिबिलिटी क्या होती है कि किसी कैटायन के द्वारा जो उसका एनायन है वो उसको कितना पोलराइज कर रहा है, कितना उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, वही उसकी पोलराइजिबिलिटी है। अगर हम एनायन की साइज को जो है बढ़ा देते हैं तो उसकी जो पोलराइजिबिलिटी है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस वजह से उसका कोवेलेंट नेचर बढ़ जाएगा, यानी कि उसका जो आयोनिक नेचर है वो कम हो जाएगा, और आयोनिक नेचर अगर कम हो जाएगा तो हमारी सोल्यूबिलिटी को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। ठीक है, ये हमारी सोल्यूबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा।
तो इसका रिवर्स होना चाहिए वहाँ पर अगर हमको सॉल्युबिलिटी चाहिए तो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमसे कह दिया जाए एक हमारे पास सिल्वर फ्लोराइड है, दूसरा हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, तीसरा हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है और चौथा हमारे पास आ गया सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पर हमारा कैटायन जो है वो कॉमन है और एनायनिक पार्ट की बात करें तो एनायनिक पार्ट सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, देखो सॉल्युबिलिटी हमें ज़्यादा चाहिए तो एनायन जो है उसकी साइज हो छोटी, तो एनायन की छोटी साइज कहाँ पर है, F- में। ग्रुप में जब नीचे जाते हैं तो साइज बड़ी हो जाती क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, AgF इज़ ग्रेटर देन AgCl देन AgBr देन AgI। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया और ये ज़्यादा आयनिक है और वो ज़्यादा कोवलेंट हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार से फिफ्थ जो हमारे पास है वो है टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर जो है वो भी हमारी सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो आप ध्यान रखेंगे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। अगर आपको किसी पोलर मॉलिक्यूल को या आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करना है वाटर में किसी में, तो उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा ही सॉल्युबल कर पाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 2 ग्लास लिए हुए हैं पानी से फिल किए हुए, एक में आपने ठंडा पानी लिया हुआ है और दूसरे में आपने गर्म पानी लिया हुआ है और आपने 10 ग्राम नमक को दोनों ही ग्लास में डाल करके स्पून से उसको शेक किया, उसको हिलाया, तो आप देखेंगे जो पानी गर्म था उसके अंदर नमक या जो सब्सटेंस है वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है, जबकि ठंडे पानी में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होने से सॉल्युबिलिटी प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप ध्यान देंगे कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये हम कुछ बातों को ध्यान रख लेंगे। ठीक है, जो हम बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी नेचर जो होती है नॉन डायरेक्शनल होती है। हमने कल बात करी थी ब्रिटलनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनका जो नेचर है, उनकी जो कंडक्टिविटी है, सब चीज़ों की हमने बात करी थी। उसी में आप एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि जो आयनिक कंपाउंड हैं उनकी जो नेचर है वो नेचर कैसी है, तो आयनिक कंपाउंड की नेचर होती है नॉन डायरेक्शनल। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि आपके पास में कोई कैटायन है, तो ये कैटायन किसको अट्रैक्ट करेगा, एनायन को अट्रैक्ट करेगा। तो एनायन इसके इधर से भी आ सकता है, एनायन इसके इधर से भी अटैक कर सकता है, अपवर्ड से भी आ सकता है और डाउनवर्ड से भी आ सकता है। किसी भी एंगल से, किसी भी डायरेक्शन से वो एनायन या कैटायन अपोजिटली चार्ज आयन की ओर मूव कर सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती एक दूसरे अपोजिट चार्ज आयन के साथ में। एक और प्रॉपर्टी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन की है। अगर आप आयनिक कंपाउंड की रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो ये कोवेलेंट कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड या जितने भी और दूसरे कंपाउंड है मेटेलिक वगैरह, उनके कंपैरिजन में इनकी रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों होती है, बिकॉज आयंस जो होते हैं वो अपने साइज में छोटे होते हैं और जो पार्टिकल अपनी साइज में छोटे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। इस वजह से वो अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे की ओर ईजिली मूव कर जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो जनरल जो कंपाउंड्स हैं कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक, किसी भी कंपाउंड के कंपैरिजन में इनकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है। ठीक है, हम ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, इसके लिए बॉर्न हेबर ने जो है एक प्रोसेस के बारे में बताया जो कई बार आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ बॉर्न हेबर साइकिल और बॉर्न हेबर प्रोसेस। तो बॉर्न हेबर साइकिल या प्रोसेस क्या चीज़ है कि जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं उनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इसमें एनर्जी लगती है या एनर्जी इवॉल्व होती है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि दो अपोजिटली चार्ज जो आयन्स हैं वो एक दूसरे की ओर किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होने से एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के द्वारा आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है हम उसको समझने वाले हैं। ये जो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड है वो 5 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है ये बच्चों, 5 स्टेप्स में होता है। तो हम इसको बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले जो है आप देखिए, मैं स्टेप 1
स्टेप 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे। स्टेप 1 क्या चीज़ है हमारे पास कि जो आपके पास मेटल है, मैं मेटल को क्या लिख रहा हूँ यहाँ M लिख रहा हूँ। तो ये मेटल कौन सी स्टेट में पाई जाती है? सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। तो सॉलिड स्टेट में यहाँ पर इसको एक एनर्जी दी जाती है, उस एनर्जी को कहा जाता है सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी इज एनर्जी विच कन्वर्ट सॉलिड सब्सटेंस टू गैसियस सब्सटेंस। तो जब सब्लिमेशन एनर्जी इस सॉलिड सब मेटल को दी जाती है तो ये मेटेलिक कंपाउंड जो है ये गैसियस कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब सब्लिमेशन एनर्जी जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी जब दी जाती है किसी काम को होने के लिए तो उसको एंडोथर्मिक कहा जाता है। और किसी प्रोसेस को होने के साथ अगर उसके साथ एनर्जी इवॉल्व होती है तो हम उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। इसको ऊष्माशोषी कहा जाएगा हिंदी में, और जो एक्सोथर्मिक है उसको ऊष्माक्षेपी कहा जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस को करवाने के लिए एनर्जी दी जाए तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोथर्मिक। और अगर कोई प्रोसेस हो और उस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं, उन्हीं के साथ एनर्जी भी बनती है, तब ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो हमारा जो सब्लिमेशन एनर्जी वाला जो स्टेप 1 प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस हुआ? एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। उसके बाद में हम इसके सेकंड स्टेप की बात करें, ये जो गैसियस मेटल जो होता है इसके आउटर शेल में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको कहा जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज अ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस, न्यूट्रल एंड आइसोलेटेड एलिमेंट। आयनन एंथैल्पी वो ऊर्जा होती है जो किसी धातु परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक हो। तो उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आयनन एंथैल्पी या आयन ऊर्जा कहा जाता है। अब जब ऊर्जा दे रहे हैं तो ये प्रोसेस भी कैसा हुआ? एंडोथर्मिक हुआ। ठीक है, एंडोथर्मिक हुआ, ऊष्माशोषी हुआ। तो उससे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा और ये कैटायनिक कंपाउंड में बदल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। ठीक है, अब तीसरे स्टेप पे आते हैं हम लोग। तीसरा स्टेप क्या है? अब हमने यहाँ पर गैसियस धनायन बना लिया, अब हमको चाहिए ऋणायन। ऋणायन किससे बनेगा? अधातु से। मान लीजिए कि हमारे पास अधातु जो है वो X2 है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी है, तो ये X2 है। तो ये किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूल फॉर्म में है, अणु है ये। तो अणु है तो यहाँ X और X के बीच में बंध बना हुआ होगा। इस बंध को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी। तो मैं यहाँ इसके बंध को तोड़ने वाला हूँ, तो इसको कहा जाता है डिसोसिएशन एनर्जी, यानी बंध वियोजन ऊर्जा। इसका मतलब ये भी प्रोसेस कैसा हुआ? एंडोथर्मिक हुआ। तो जैसे इसको तोड़ा जाएगा तो ये X जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एटम, परमाणु में बदल जाएंगे, 2X मिल जाएंगे अपन को। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी कैसा हुआ? एंडोथर्मिक हुआ, ऊष्माशोषी हुआ। उसके बाद में हम बात करें स्टेप 4 की। स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे? ये जो X परमाणु बना था, इस X परमाणु